हाँ, स्टार्ट करते हैं। आदित्य, यस। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। अच्छा, चलो। देखो, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन 300 में। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था कि जो दो क्लास हमारे पास हैं, याद कैसे करें। याद तो करना ही है। चार को एक्सेप्शन है। चार एक्सेप्शन किस में है? एक एक्सेप्शन क्लास सेकेंड में, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन्हीं चार एक्सेप्शन है। एग्जाम में एकदम क्लास वाइज लिख सकते हो। और इससे भी इजी बनाने का तरीका मैं एक सर्च किया हूँ कि क्लास 2 और क्लास 5 में कंपेयर कर लो। क्लास 2 और क्लास 5 में क्या है? पहला कंपैरिजन ये बता रहा है कि दोनों ही कंसेंट की बात करता है। दोनों ही कंसेंट की बात करता है। मतलब कि दोबारा केस तो चलेंगे, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कंसेंट होना चाहिए। अगर सेक्शन 220 का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए, और 258 का है तो वहां पे कोर्ट का कंसेंट चाहिए। तो पहला सिमिलरिटी हो गया हमें कंसेंट के पॉइंट पे। दूसरा सिमिलरिटी में सेक्शन के पॉइंट पर है। सेक्शन के पॉइंट पे सिमिलरिटी कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि देखो, दोनों ही जब इन चारों में कंपेयर करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्सेप्शन, तो दोनों में ही दो एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं। एक एक पहला सेक्शन हम सेक्शन 220 यहाँ पर है, और दूसरा पार्ट जो फोर्थ एक्सेप्शन है ये भी सेक्शन की बात करता है। ये जो दो हैं ये सेक्शन की बात करता है, और यहाँ पे देखो ये सेक्शन की बात नहीं कर रहा है। उसी तरह से ये पार्ट जो फोर्थ थर्ड एक्सेप्शन है, क्लास 4 है, वो भी सेक्शन की बात नहीं करता है। अब हमें तीसरा क्या अंतर आता है इनमें? तीसरा अंतर ये है कि दोनों में कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। दोनों में कोई इलस्ट्रेशन होने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखोगे, हमने रूल पर इलस्ट्रेशन मेंशन किया। रूल पर इलस्ट्रेशन है ACD। हमने क्लास थर्ड पर भी एक्सेप्शन देखा, इलस्ट्रेशन देखा क्लास बी। फिर हमने क्लास फोर्थ पर इलस्ट्रेशन देखा E एंड EF। तो इसमें इलस्ट्रेशन कहाँ पे नहीं है? एक इलस्ट्रेशन आपको फर्स्ट एक्सेप्शन पे नहीं है, और एक आपको लास्ट एक्सेप्शन पे नहीं है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन तीन पॉइंट पर ये दोनों सिमिलर हैं। पहली बात एक कंसेंट की बात करते हैं, दूसरी बात है दोनों सेक्शन की बात करते हैं, तीसरी बात है दोनों में इलस्ट्रेशन नहीं है। अब इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग इलस्ट्रेशन भी याद कर सकते हो कि इलस्ट्रेशन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इलस्ट्रेशन याद कैसे करना है, देखो। अब देखो, इलस्ट्रेशन तीन इलस्ट्रेशन हमने रूल पे निकाल दिया। इलस्ट्रेशन ए, सी एंड डी। इनमें कौन सा गैप है? गैप ये है, बिग गैप है इसमें। तो बी को हमने सेकेंड पे ले लिया। सेकेंड पे ले लिया, दैट इज द सेकेंड एक्सेप्शन। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज पर हमने ले लिया। दो इलस्ट्रेशन बचा, लास्ट पे ले लिया हमने इलस्ट्रेशन पॉइंट नंबर फोर्थ पर, फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट। इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए। अब तुम लोग याद कर लेना, क्लास 1 किसकी बात करता है? रूल की बात करता है। क्लास 2 किसकी बात करता है? एक्सेप्शन की बात करता है। एक्सेप्शन क्या है? कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से जो चार्ज सेक्शन 220 क्लास 1 है, जिसमें सेम ट्रांजेक्शन के अंतर्गत चार्ज फ्रेम होता है, वहां पर विद कंसेंट ऑफ स्टेट से हो सकता है। क्लास 3 क्या कहता है? क्लास 3 सेकेंड एक्सेप्शन की बात करता है। क्या कहता है? कि सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज हुआ। जैसे मान लीजिए कि रेप हुआ, रेप का ट्रायल चल ही रहा था, 10 दिन में डिसीजन आ गया। पता चला कि वो 9वें दिन जो था, 2 दिन डिसीजन से पहले ही लड़की का मर्डर कर चुका था, और घर वालों को लग रहा था कि लड़की कहीं चली गई है, मिसिंग है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसका मर्डर भी कर चुका था। तो सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, रेप के लिए जो चार्ज चल रहा था, तो वहां पर सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज क्या किया उसने? कि मर्डर कर दिया। तो मर्डर का विचार चलेगा वहां पे उसका एक्सेप्शन होगा, मर्डर का केस चलेगा। या सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज का इलस्ट्रेशन ही मैं बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? इलस्ट्रेशन बी, सॉरी, हाँ, इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही क्लियर कर देता हूँ। बी देखो, बी क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है कि ए ने क्या किया?
ए ने ग्रीवस हर्ट काज किया, क्या किया? ग्रीवस हर्ट काज किया, और ग्रीवस हर्ट काज किया, बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो गई। क्या हुआ? डेथ हो गया। आफ्टरवर्ड्स ही डाइज। जब आफ्टरवर्ड ही डाइज हो गया, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड का केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो केस चल सकता है। क्यों केस चलेगा? क्योंकि सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज है। किसका क्या है? सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब यहाँ पर ये है, देखो, ग्रीवस हर्ट के बाद ही डेथ होगा। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब यहाँ की जब ट्रायल के दौरान उस ऑफेंस के बारे में मालूम नहीं था। वह ऑफेंस दो कंडीशन है, या तो बाद में घटित हुआ या बाद में मालूम चला। तो ये इलस्ट्रेशन बी है। अब हमने देखा कि इलस्ट्रेशन तुम्हारा ए, इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन डी किसकी बात करता है? रूल की बात करता है। आप सेकेंड फर्स्ट एक्सेप्शन का कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, सेकेंड एक्सेप्शन का है। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज इलस्ट्रेशन बी हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, सेक्शन तुम लोग समझ जा गए होगे। अब हम वर्डिंग पर ध्यान देंगे। अब क्लास 6 क्या कहता है? क्लास 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट है। क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो 1 to 5 पर ओवरराइड कर जाएगा। दो पॉइंट है इसमें। सेक्शन 26 है, जनरल क्लास एक्ट का है। जनरल क्लास एक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये कहता है कि मैं आगे डिस्कस करूंगा कि डबल ट्रायल तो आप कर सकते हैं, लेकिन डबल पनिशमेंट नहीं कर सकते। इसको मैं डिस्कस करूंगा। और 188 सीआरपीसी कहता है कि ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर अगर ऑफेंस कमिट किया हो, तो उसका ट्रायल इंडिया में अगर आता है, पकड़ा जाता है, तो केस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, अगर एक बार कन्विक्शन हो चुका है तब। तो इस तरह का मैटर है। ये दो क्लास 6 के हैं। एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है कि मीनिंग ऑफ एक्विटल। मीनिंग ऑफ एक्विटल में कहता है कि अगर कोई डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हुआ हो या कोई डिस्चार्ज हुआ हो, इस सेक्शन के अंतर्गत उसे एक्विटल नहीं माना जाएगा। जैसा कि अभी मैं बताया कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का मतलब सेक्शन 203, डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूट का मतलब सेक्शन 227, 237 क्लास 3, 245, 2 इस तरह करके 239, 245, 258, 321 इस तरह का सेक्शन है। यहाँ पर हम वर्डिंग पर ध्यान देंगे। अब आओ, हम इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन। सेक्शन क्या है भाई? सेक्शन को हमने डिवाइड किया है। सेक्शन की हेडिंग ये है कि पर्सन्स वंस कन्विक्टेड आर एक्विटेड। यही अंतर लाएगा। इसमें दो वर्ड हैं। क्या क्या वर्ड हैं? एक वर्ड है कन्विक्टेड का है और एक वर्ड एक्विटेड का है। अगर अभी हम यहाँ पर इससे डिफरेंस कर देंगे, अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंस कर देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कवर नहीं करता है। एक्विटल के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल, आर्टिकल 20 अप्लाई नहीं होता है। आर्टिकल 20 सिर्फ प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन की बात करता है, आर्टिकल एक्विटल की बात नहीं करता है। तो ये दो चीज को कवर करता है। इसीलिए अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि आर्टिकल 20 क्लास 2 वाइडर है कि आर्टिकल सेक्शन 300 वाइडर है, तो आपका रिप्लाई होगा कि आर्टिकल 20 क्लास 2 नैरोवर है। क्यों नैरोवर है? तो वहां पे सिर्फ प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन के मामले में अप्लाई होगा। अगर कोई व्यक्ति एक्विटल हो चुका हो, तो आर्टिकल 20 क्लास 2 का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो आर्ट सेक्शन 300 किसको कवर करता है? दो चीज को, या तो कन्विक्शन हो चुका हो या तो एक्विटल हो चुका हो। नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं होगा। अगर दो डिफरेंट ऑफेंस है तब हो सकता है। अब रूल क्या है? इस दो पार्ट हैं इसके। रूल कहता है, क्लास 1 में रूल मेंशन किया गया है। किसमें मेंशन है रूल? रूल क्लास 1 में है। तो हम रूल पहले डिस्कस करेंगे। रूल क्या कहता है? रूल कहता है पर्सन हु हैज बीन ट्राइड, ट्राइड मीन्स ट्रायल होना चाहिए। हाँ, ये नहीं किसी डांट फटकार के छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि प्रॉपर वे में उसका ट्रायल होना चाहिए। यहाँ पे ट्रायल की बात होता है। यहाँ पे ट्रायल के बाद यहाँ पे कह रहा है कि बाइक हूँ, बाइक कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन द्वारा चाहिए, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। ये नहीं कि आप सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट हो और डिसाइड कर दिए कि उसने मर्डर किया है, नहीं, तब उसमें वो तो बेनिफिट लेगा, मान्य ही नहीं होगा। क्योंकि सेकेंड कंडीशन है कि ट्रायल मस्ट बी बाय द कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन द्वारा होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन है कि किसका ट्रायल होना चाहिए? ऑफेंस का होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर ऑफेंस का मतलब क्या है?
तो ऑफेंस वर्ड को यहाँ पे सीआरपीसी में भी डिफाइन किया गया है और आईपीसी में भी डिफाइन किया गया है, लेकिन 2Y कहता है कि अगर सीआरपीसी में जो डिफाइन है उसका मीनिंग बारो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2N में डिफाइन किया गया है कि ऑफेंस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैं फुटनोट पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे देखो ऑफेंस को कौन से वर्ड डिफाइन करता है, 2N डिफाइन करता है। यहाँ पे किसका होना चाहिए, पहला कंडीशन ट्रायल होना चाहिए, दूसरा बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा होना चाहिए, तीसरा किसका ट्रायल होना चाहिए, ऑफेंस का होना चाहिए। कोई स्टोरी कहानी ये सब का नहीं होना चाहिए, रॉन्ग का नहीं होना चाहिए, मोरल रॉन्ग का नहीं, ऑफेंस का होना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या रिजल्ट उसका डिस्चार्ज में आना चाहिए, क्या उसका रिजल्ट डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में आना चाहिए, नहीं, डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में उसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह सब तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, दो रिजल्ट होना चाहिए। दो रिजल्ट में यही है, या तो उसका कन्विक्शन हो सकता है या तो उसका एक्विटल हो सकता है। एक गाना है ना कि दो बातें हो सकती है तेरे इनकार की, तो यही बात है कि यहाँ पे सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो व्यक्ति का कन्विक्शन हो या तो उसका यहाँ पे एक्विटल। देखो इसमें वर्ड लिखा हुआ आर, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर का भी यही है कि जहाँ कन्विक्शन होगा वहां एक्विटल नहीं होगा, जहाँ एक्विटल होगा वहां कन्विक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति का एक ही मामले में एक ही कैसे कह दोगे कि कन्विक्शन भी हुआ एक्विटल भी हुआ, नहीं, इसलिए एंड मत लगाना कभी। एंड लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगा काम, आर लगाना। अगर मान लीजिए मर्डर किया, मैंने मर्डर किया, तो दो रिजल्ट आएगा, या तो कन्विक्शन होगा या तो एक्विटल होगा। क्या दोनों हो सकता है एक साथ, कि कन्विक्शन भी हो जाए मर्डर के लिए और मर्डर के लिए एक्विटल भी हो जाए उसी मामले में, नहीं, इसीलिए आर वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्शन हो या एक्विटल हो, आप सच ऑफेंस की बात होता है। दूसरी सर बात, अगर सर अगर लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो गया और हायर कोर्ट में एक्विटल हो गया तो? देखो वहां तो पे यही हायर मैं कोर्ट का कहना चाह रहा रहेगा। था, एक वहां फुटनोट में डाल रखा था, अपील में जो मैटर जाता है वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल माना जाएगा। अगर बाय चांस इसमें वर्ड आया हुआ है, अगला वर्ड यही है, मैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेता है 1 मिनट के लिए, लेकिन अभी बता देता हूँ। वर्ड लिखा हुआ कि विच सच कन्विक्शन व्हाइल सच कन्विक्शन आर एक्विटल रिमेन इन फोर्स। रिमेन इन फोर्स का मतलब यही हुआ, अगर अपील में चला गया हो तो अपहेल्ड हुआ हो। ये नहीं कि अपील में जाने, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा कन्विक्शन हो गया लोअर कोर्ट में और तुम अपील में गए, अपील में वहां पे एक्विटल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या माना जाएगा, एक्विटल माना जाएगा, कन्विक्शन माना जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट एक्विटल माना जाएगा, क्यों, तो अपील को कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग माना जाता है, ठीक ना। इसीलिए इसका सबसे वर्ड, इसीलिए हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड करके एक अलग से बना भी दिया हूँ, और हमने देखो फुटनोट में यहाँ डाल भी दिया हूँ 15 पे जाकर के तुम्हारे क्वेश्चन को ही लिख दिया हूँ कि इट मीन्स इट शुड नॉट हैव बीन सेट असाइड इन अपील और रिवीजन। वह अपील और रिवीजन में भी अपहेल्ड होना चाहिए, ठीक ना। हेलो, अब समझ आ गया कि नहीं। यस सर, आ गया। हाँ तो धन्यवाद। इसीलिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। बहुत ही अच्छा किया कि तुम क्वेश्चन भी पूछ लिए इसका, सबसे इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर लिया कि इसके लिए अलग से बना लो। व्हाइल देखो दो कॉमन है, एक कामा तो यहाँ पर है दिखा, और एक कामा यहाँ पर भी है, ये दो कामा है। तो दो कामा से ये सेंटेंस का वैल्यू ये है कि इसको कहीं पर भी तुम रख सकते हो, अलग चीज है, लेकिन इसमें यही है कि व्हाइल सच कन्विक्शन आर एक्विटल रिमेन इन फोर्स। तो रिमेन इन फोर्स कैसे रहेगा, वहीं जब मैटर आगे जाएगा वहां पर भी अपहेल्ड हो जाए, तो रिमेन इन फोर्स होगा ये। अब यहाँ पे सेम ऑफेंस की कैटेगरी आती है, अब किसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, मेन बात ये है। वाइल सेम ऑफेंस के मामले में प्रोटेक्शन मिलेगा, ये तो सब बहुत ही पॉपुलर, ये जान जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सेम ऑफेंस में एक बार मर्डर का केस चला है, दोबारा मर्डर का केस नहीं चलेगा। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है ये इसको वाइडर बनाता है। अगर समझ लो कि अगर फर्स्ट पार्ट जो है सेम ऑफेंस, अगर सेक्शन 300 का जो प्रोटेक्शन मिलता है अगर 25% देता है, तो 75% प्रोटेक्शन कौन देता है, 75% प्रोटेक्शन सेकेंड पार्ट देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करता है कि सेकेंड पार्ट को ही निग्लेक्ट कर देता है। वो क्या लिखता है कि सेम ऑफेंस में उसका ट्रायल नहीं चलेगा। नहीं, सेम ऑफेंस में ही नहीं, या एक जो ऑफेंसेस 220 क्लास 1 या 2 से कवर होते हो उनका भी ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा
ये डी का इलस्ट्रेशन है। डी का इलस्ट्रेशन ये कहता है कि एक व्यक्ति का कल्पेबल होमिसाइड का केस चला। किसका केस चला? कल्पेबल होमिसाइड का। और कल्पेबल होमिसाइड के केस में उसका एक्विटल हो गया, तो क्या बाद में उसके मर्डर का केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है? ये यूपीजे का मेंस का क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन तुम्हारे डी इलस्ट्रेशन पर बेस्ड था, और उसका रिप्लाई सेम ऑफेंस में नहीं था, तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर दोनों अलग अलग ऑफेंस हैं। लेकिन ये सेकेंड पार्ट में कवर करेगा। क्यों सेकेंड पार्ट में कवर कर लेगा? क्योंकि 221 क्लास 1 कहता है कि इस तरह के मामले में जहां पर डाउट है कि उसने मर्डर किया है, कि डेथ किया है, मर्डर किया है, कि कल्पेबल होमिसाइड किया है, या काजिंग डेथ बाय रैशनेस नेग्लिजेंस किया है, 304 ए का मैटर है, इस तरह का जहां पर भी सस्पिशियस मामला है वो कैसे गवर्न होगा? वो 221 से गवर्न होगा, 221 प्लस 1 से गवर्न होगा। अब इसका एग्जांपल मैं दे देना चाहता हूँ, इलस्ट्रेशन डी है, बस 1 मिनट लूंगा तुम लोगों का। सर एक क्वेश्चन है सर। थोड़ा सा मुझे पढ़ा लेने दो, नहीं तो ये भी खत्म नहीं होगा, बाद में पूछ लेना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर ये है, इसको मैं कर लूंगा। अब आ जाओ, इसका इलस्ट्रेशन डी में बता देता हूँ, व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा जो भी क्वेश्चन होगा। अब इलस्ट्रेशन डी में देखो, इलस्ट्रेशन डी में यही है, इलस्ट्रेशन डी का नहीं था, सॉरी, इलस्ट्रेशन सी का था। इलस्ट्रेशन सी का यूपीजे में मेंस में आया हुआ था क्वेश्चन, कहता है कि ए के ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन में केस चला। किस चीज का केस चला? उसके ऊपर केस चला कल्पेबल होमिसाइड का, एंड कन्विक्टेड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और कल्पेबल होमिसाइड का कन्विक्शन भी हो गया। चलो ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड का कन्विक्शन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ए में नॉट आफ्टर वर्ड्स, क्या लिखा हुआ है? नॉट। बाद में उसके खिलाफ, और नॉट आफ्टर वर्ड्स, उसके खिलाफ केस नहीं चलेगा। किसका केस नहीं चलेगा? मर्डर का। मर्डर का केस नहीं चलेगा। कल को तुम्हारे दिमाग में आया कि अरे यार, हम तो अगर मर्डर के लिए आर्गुमेंट कराए होते तो उसको तो डेथ सेंटेंस मिल गया होता, हम फालतू का कल्पेबल होमिसाइड का आर्गुमेंट किए। तो यहाँ पर कल की नेक्स्ट डेट में आपको मर्डर का चार्ज उसके खिलाफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 221 कहता है कि वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि आप मर्डर का चार्ज फ्रेम कर सकते थे, लेकिन आपने मर्डर का चार्ज फ्रेम ना करके किसका चार्ज फ्रेम किया? कल्पेबल होमिसाइड का। और वहां पर चलो चार्ज फ्रेम भी कर दिया, लेकिन क्लास 2 के अंतर्गत आप मर्डर का कन्विक्शन कर सकते थे, लेकिन आपने कन्विक्शन भी नहीं किया मर्डर का, तो वहां पे बाद में मर्डर का केस नहीं चला सकते। तो यह इलस्ट्रेशन सी है। इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको पता चल जाना चाहिए कि 221 को वाइडर होने का कितना फायदा है, ठीक ना? इसका यही सबसे बड़ी फायदा है इसमें। अगर इसका वाइडर का अंदाजा लगाना तो एक और एग्जाम्पल ले लो। एक के खिलाफ केस चला, किसके खिलाफ केस चला? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जुरिडिक्शन में केस चला, एंड कन्विक्टेड फॉर वॉलंटरली काजिंग हर्ट, और सजा किसकी हुई? वॉलंटरली काजिंग हर्ट का। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या उसके मामले में ग्रीवस हर्ट का केस चल सकता है? तो नहीं, ग्रीवस हर्ट का केस नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि 221 के अंतर्गत हर्ट या ग्रीवस हर्ट का केस आप चला सकते थे, लेकिन कह रहा है कि बाई चांस अगर ये सबसेक्शन 3 में आता है, सबसेक्शन 3 में आता है तब केस चल सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस के मामले में। तो रूल बस ये समझिए कि अगर 221 के अंतर्गत कोई चार्जेस आ सकता है तो उसका दोबारा केस नहीं चल सकता। इलस्ट्रेशन तुम्हारा सी, अगर कल्पेबल होमिसाइड का केस चल गया तो मर्डर का नहीं चलेगा। इलस्ट्रेशन डी, अगर हार्ट का केस चल गया तो ग्रीवस हर्ट का केस नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों कवर होते हैं 221 क्लास 1 क्लास 2 से कवर होते हैं। अब इसके बाद से एक बार फिर से बता दिए सर। क्या? सर ये जो अभी रिपीट कर रहे थे सर, क्लास एक बार फिर से बता दिए। देखो, क्लास जो है ना 221 को पढ़ना पड़ेगा, क्लास 1 क्लास 2 इसको एक बार पढ़ लेना। और बात रही इलस्ट्रेशन सी और डी की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए सी कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड का केस चला, तो बाद में आप मर्डर का केस उसके खिलाफ नहीं चला सकते। जैसे मान लीजिए तुम्हारे ऊपर केस चल गया कल्पेबल होमिसाइड का और तुम्हारा कन्विक्शन हो गया। क्यों कन्विक्शन हुआ? ये चार्ज था कि तुमने मुरारी का मर्डर किया है। अब बाद में
प्रोसिक्यूटर को ये लग रहा है कि अरे यार उसको तो बहुत ही शातिर था, उसे पुराना बदला उतारना चाहिए था, उस पर तो हमें मर्डर के लिए आर्गुमेंट करना चाहिए था, उसको मर्डर का भी सजा हो सकती थी। अब उसने मर्डर का केस चलाने के लिए रिक्वेस्ट फाइल कर दिया कि नहीं नहीं कल्पेबल होमिसाइड का तो कन्विक्शन हुआ ही है, मर्डर का केस चलाइए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो मर्डर का ऑफेंस किया है। तो क्या इस मामले में उसी मुरारी के मर्डर के मामले में, डेथ के मामले में तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस चलेगा? तो नहीं चलेगा। क्यों? रीजन ये है कि 221 क्लास 1 कहता है कि जहाँ पे डाउटफुल चार्जेस हैं वहां पे आप कोई भी चार्ज फ्रेम कर सकते हैं और कोई भी आप कन्विक्शन कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन पढ़ लेना उसका, जैसे कि थेफ्ट का, चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का 3 थे डाउटफुल ऑफेंसेस था। चार्ज फ्रेम हुआ है तुम्हें किसका? थेफ्ट का। तो अगर तुम्हें पता चलता है बीच में कि फाइनल पता चला कि तुमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किए हो, तो क्लास 2 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसका यही कह रहा है कि जहां पर क्लास ये मैटर जो है जहां पर मैक्सिमम का चांस था लेकिन आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो बाद में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपको अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। हाँ चलो, फर्स्ट एक्सेप्शन हो गया। अब ये हो गया तो हो गया, फर्स्ट एक्सेप्शन में आ जाओ। फर्स्ट एक्सेप्शन कहता है कि कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट से, जहां पर चार्ज फ्रेम करने की संभावना थी 221 में, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से आप केस चार्ज स्टार्ट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज का एग्जांपल बता दिया आपको। सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज का एक इलस्ट्रेशन बी है, जहां पे कॉन्सिक्वेंसेज कब घटित हुआ है? जो कि ट्रायल चला उसमें घटित ही नहीं हुआ था, या ट्रायल जब चल रहा था तो घटित तो हो चुका था लेकिन मालूम नहीं था, कोर्ट को ये जानकारी थी नहीं। ये हो गया सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज के मामले में ट्रायल चलेगा। फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट। फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट का इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा ई और एफ में इलस्ट्रेशन मिलेगा। किसमें? ई और एफ में। फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट अभी डिस्कस कर देता हूँ। और लास्ट है कंसेंट ऑफ द कोर्ट, जहाँ पे 258 के अंतर्गत कोर्ट का कंसेंट से आप केस चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी डिस्कस कर दिया हूँ, 258 में डिस्चार्ज भी होता है, एक्विटल होता है। एक्विटल होगा तो केस नहीं चलेगा, डिस्चार्ज होगा तो कोर्ट के कंसेंट से चल सकता है। अभी क्लास 6 डिस्कस कर दिया कि 226 और 188 ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। बाद में डिस्कस करूंगा 26 क्या है, 188 क्या है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते करते डिसमिसल क्या है, डिस्चार्ज क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इलस्ट्रेशंस आप लोग पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन यही कंपिटेंट कोर्ट का रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन ई और एफ दोनों इलस्ट्रेशन ये है क्लास 4 का है कि वेयर द फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने ट्रायल ऑफेंस कौन किया? थेफ्ट का किया। थेफ्ट का अब फर्स्ट शेड्यूल में जाओगे तो थेफ्ट का ट्रायल कौन कर सकता है? थेफ्ट का ट्रायल एनी मजिस्ट्रेट कर सकता है। एनी मजिस्ट्रेट का मतलब कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास हुआ। बाई चांस थेफ्ट का ट्रायल किसने कर दिया? बाई चांस ट्रायल कर दिया थेफ्ट का सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने। अब उस मामले में रॉबरी का केस चल सकता है कि नहीं? तो रॉबरी का केस चल सकता है। क्यों? क्योंकि रॉबरी का केस इसलिए चल सकता है क्योंकि सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट रॉबरी का ट्रायल नहीं कर सकता। तो पहला केस जो था दैट वाज ट्राइड बाय द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट यहाँ पे थेफ्ट के लिए अथराइज है, लेकिन सेकेंड क्लास का मजिस्ट्रेट जो है रॉबरी के लिए अथराइज नहीं है। तो इस तरह का एक केस चल सकता है। ये मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल दे दो, देखो ए है कि इलस्ट्रेशन ई है, सेक्शन 304 है, फार्मर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट। अब इस तरह के पॉइंट पर हम आ जाते हैं। कह रहा है कि एग्जांपल है कि ए इज चार्ज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट ने चार्ज किया और सेकेंड क्लास ने कन्विक्ट कर दिया। किस लिए कन्विक्ट किया? उसको थेफ्ट के लिए कन्विक्ट किया। हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बी। अब ए के ऊपर रॉबरी का केस चल सकता है कि नहीं? केस चल सकता है। तो रॉबरी का केस चल सकता है। रॉबरी का केस चलने का रीजन क्या है? रीजन क्या है कि फर्स्ट कोर्ट दैट इज द सेकेंड कोर्ट
वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द रॉबरी। इस तरह का ये एग्जाम्पल सेट हो गया। ये आपको फर्स्ट शेड्यूल से मिलेगा कि कौन आदमी कॉम्पिटेंट है, कौन आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रॉबरी एक केस किसने कंडक्ट किया? रॉबरी एक केस कंडक्ट किया मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। अब यहाँ पर भी आपको मदद मिलेगी। फर्स्ट शेड्यूल में आप जब जाओगे तो फर्स्ट शेड्यूल में मिल जाएगा कि रॉबरी का ट्रायल कौन कर सकता है। रॉबरी का ट्रायल फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो क्या उसी व्यक्ति पर डकैती का केस चल सकता है बाद में कि नहीं? चल सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो था सिर्फ रॉबरी का ट्रायल कंडक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट था, डकैती का करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था। डकैती कौन कर सकता है? तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कर सकता है। इस तरह के मामले में यहाँ पे ट्रायल सेकेंड क्लास ये ट्रायल चल सकता है। जैसे मान लीजिए, देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ए बी एंड सी आर चार्ज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। किसके द्वारा चार्ज हुए? फर्स्ट क्लास द्वारा। और कन्विक्शन भी हो गया। किस मामले में कन्विक्शन हुआ? रॉबिंग बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कन्विक्शन किसका हुआ है? रॉबिंग बी, रॉबरी के लिए हुआ है। अब यहाँ फिर कह रहा है कि ए बी एंड सी में आफ्टरवर्ड बी चार्ज विथ एंड ट्राइड फॉर, किस ऑफेंस के लिए? फॉर द डकैती के लिए। क्यों डकैती के लिए? क्योंकि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट डकैती का ट्रायल कंडक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था। इस तरह से इलस्ट्रेशन से आप समझ जाना, इलस्ट्रेशन ई और एफ के माध्यम से समझ जाओगे कि इलस्ट्रेशन क्या कहता है। अब सारा इलस्ट्रेशन देख लो। इलस्ट्रेशन, पहला इलस्ट्रेशन है कि ए के ऊपर किसका केस चला? थेफ्ट का केस चला। सॉरी, तो थेफ्ट का केस चला तो आफ्टरवर्ड्स एक्विटल उसका हो गया। उसी मामले में आप उसका केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का नहीं चला सकते। क्यों क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का नहीं चला सकते? क्योंकि 221 के अंतर्गत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कन्विक्शन हो सकता था। वही बात बी का भी देख लो। बी का सेकेंड एक्सेप्शन का एग्जांपल है। सेकेंड एक्सेप्शन का पहले ग्रीवियस हर्ट था, बाद में आफ्टरवर्ड डाई। इसका केस चल सकता है। यूपीजे मेंस का क्वेश्चन है, 2018 का ही होगा। इस तरह का इलस्ट्रेशन खत्म हो गया, बाकी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 20 क्लास 2 एंड सेक्शन 300 में। अब इसमें वर्ड है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। व्यक्ति को प्रोसिक्यूट जो हुआ है एंड पनिश्ड हुआ है। इस केस में आर वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? एंड है। इसी वर्ड को हम एक केस के माध्यम से, विवेकानंद या केस जो था ना उसके माध्यम से हम बताएंगे। ये केस है ना, इस केस के माध्यम से बताएंगे कि इसमें एंड लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा हुआ है। इन दोनों में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है? यहाँ पे व्यक्ति का ट्रायल होता है और यहाँ पे व्यक्ति प्रोसिक्यूट किया जाता है। इस पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति कन्विक्शन होगा और यहाँ पे पनिश्ड होगा। ये दोनों पॉइंट पर ये दोनों सिमिलर हैं। इन दोनों पॉइंट पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक ना? ये दोनों पॉइंट पर दोनों ये सिमिलर हैं। डिफरेंस कहाँ पे स्टार्ट होता है? डिफरेंस स्टार्ट होने का यहाँ पर है, यहाँ पर एक इक्विटल है और यहाँ पे इक्विटल जैसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि इक्विटल है ही नहीं। इट इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ इक्विटल। और इसी दोनों से निकल कर क्या जाता है कि वाइडर कौन है? वाइडर तुम्हारा ए हो गया, सेक्शन 300। क्यों? क्योंकि इक्विटल में भी अप्लाई होता है और कन्विक्शन में भी अप्लाई होता है। अब सेक्शन 300 वाइडर है। क्यों वाइडर है ये? इसका मैं रीजन भी लिख दिया हूँ, बहुत सिंपल है। इज वाइडर, इट प्रोटेक्ट्स इवन इन केस ऑफ एक्विटल। ठीक, ये तुम्हारा स्टैट्यूटरी राइट है और ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब इन डिफरेंस में किस केस के माध्यम से डिफरेंस बताए गए थे? एक केस है वेंकट रमन के केस में कोर्ट ने यही कहा था कि द वर्ड प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, वर्ड यहाँ पर जो है पनिश्ड नहीं है, एंड जो है ना अभी मैं बताऊंगा। कोर्ट ने कहा कि वर्ड प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड आर टू बी टेकन नॉट डिस्टिंक्टिवली। दोनों जो हैं अलग अलग नहीं लिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन को देखना है कि बोथ द फैक्ट्स मस्ट को एग्जिस्ट इन ऑर्डर दैट ऑपरेशन ऑफ द क्लास में बी अट्रैक्टिव। यहाँ पे इस तरह का वर्डिंग है ये। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, चलो अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अब थक गया, मन नहीं कर रहा है। ठीक ना? रहने दो ना, चलो।
सर मजा आ गया सर। अरे यार पढ़ाने का वो हो जाता है, कंटिन्यू जो होता है ना, मन तो करते रहता है लेकिन थकावट हो जाती है। हाँ सर सही है। चलो सर आपका क्लास डेली होगा अब? हाँ डेली होगा, डेली होगा यार। देखो हम खुद शर्मिंदा हैं कि इतने दिन तक क्लास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड की सर्विस थी तिकोना की, और उसको मैंने कम से कम 20-25 बार कंप्लेन कर दिया। कल परसों से ठीक हुआ है। मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि देखो एक क्या उस तरह का फीलिंग होती है। सर यूट्यूब में मजा। अरे नहीं सर, यूट्यूब पे बनाया तो आपने इतना। हाँ बनाया तो था यार, लेकिन वो बात नहीं आ पाती थी ना। लड़के सर वहाँ सोचेंगे, वो बात नहीं आ पाती। लड़के सोचेंगे सर यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए, क्लास लेने के बजाय यूट्यूब के चक्कर में पड़ गए इसीलिए क्लास नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यूट्यूब में सर मजा नहीं था सर। हाँ इसमें थोड़ा फीलिंग आ जाती है ना, इसमें मजा आ जाता है। तो चलो कल मिलते हाँ हैं टाइम 11 बजे, ठीक ना? ओके सर। चलो गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। इसको कैसे खत्म करते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट कैसे खत्म करते हैं? सर ये एक बार ये बता दीजिएगा सर। हाँ पूछो। सर ये जो बता रहे थे, ये आर्टिकल 220, ये सीआरपीसी में सेक्शन 220 क्लॉज 1 जो था, और एक बार ये जो 300 का क्लॉज है, ये वाला आपका तो देख नहीं रहा ना actually। कौन वाला? सर ये जो बता रहे थे क्लॉज था, 3 क्लॉज जो था, उसको पढ़ लेना एक बार, हाँ। व्हाट्सएप कर देना, अभी थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ठीक ना? नहीं सर, कल बता दिया सर, पढ़ा हुआ है, असल में समझ में नहीं आ रहा था। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोड जो था। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोड का जो भी चार्ट बना दिया हो ना, यस सर। उस चार्ट को एक बार पढ़ करके देखना, इसके बाद समझ ना समझ में आए तो फिर बोलना। जी जी। चलो ठीक, गुड नाइट। मान गुड नाइट।